हेलो एवरीवन। आज की टॉपिक में हम लोग 1857 की क्रांति को अच्छे से करने वाले हैं। आप चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी स्टेट पीसीएस की, प्री में एक क्वेश्चन और अल्टरनेट ईयर पे एक क्वेश्चन यहाँ से मेंस में भी हर साल बन रहे हैं, तो हम लोग इसको अच्छे से करेंगे प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे उस समय भारत में और ब्रिटेन में क्या स्थिति थी उसको देखेंगे, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था उसे, इसका कारण क्या है। ये यहाँ से लगभग मेंस में तो ये क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर पे 2 साल 3 साल पे क्वेश्चन बनता ही रहता है। इसके साथ में इसका प्रारंभ कब होता है, इसका विस्तार और या कहें केंद्र कहाँ पे है। तो इसमें बेसिकली प्री में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन से केंद्र था, भारतीय नेतृत्व कौन सा वहाँ का कर रहा था या फिर ब्रिटिश नेतृत्व कौन सा कर रहा था, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। असफलता के क्या कारण हैं, तो ये मेंस में आ जाता है। परिणाम, ये भी मेंस के इम्पॉर्टेंट है मेंस के लिए। इसकी क्या सीमाएँ रहीं उसको देखेंगे, प्रकृति क्या थी उसे देखेंगे। उसके साथ में प्रमुख विचार देखते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन प्री में पूछ लेता है कि ये कथन किसका है, तो हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे। उसके साथ में इसका क्या महत्व था उसे हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो वीडियो किया था किसान विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, या अगर उसके पहले देखें स्वतंत्र राज्यों का उदय, और जो कल के टॉपिक में हम लोगों ने किया था साम्राज्यवादी नीतियाँ, तो ये सब देखेंगे कि धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि इस विद्रोह का ही एक बेस तैयार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वही होता है कि एक चिंगारी की आवश्यकता थी। वो चिंगारी कहाँ पर मिली, वही 1857 की क्रांति के समय, वही जो गाय और चर्बी का एक माजरा आता है सामने, तो उसी के बिहाफ पे क्या होता है 1857 की क्रांति होती है। तो इसमें हम लोग एक एक करके कारण को समझते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले अगर राजनीतिक कारण में देखें या इसके पहले देखें तो उस समय भारत में कौन सम्राट है, सम्राट है बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर के भी नाम से जाना जाता है। अगर ब्रिटेन में देखें पाम स्टन करके थे जो कि लिबरल पार्टी के हैं, तो वो हो गए। अगर हम प्रतीक चिन्ह देखें तो प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल और रोटी। ठीक है, तो रोटी के ऊपर कमल करके आप लोग याद रखिएगा। अब इसके राजनीतिक कारण को देखते हैं। तो इसमें सहायक संधि किसकी थी, वेलेज़ली की। हम लोगों ने साम्राज्यवादी नीतियों में किया था तीनों। तो सहायक संधि, फेंस पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो आप लोग इसको वहाँ से अच्छे से करिएगा, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है कि पहले किसको सहायक संधि में शामिल किया गया, हैदराबाद या फिर सतारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में जिसे पहली बार सम्मिलित किया गया, तो वो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो उसको साम्राज्यवादी पॉलिसी, तो इसको हम लोग जो है यहाँ पे नहीं करेंगे, बस इतना आप लोग याद रखिए कि सहायक संधि वेलेज़ली का, फेंस पॉलिसी किसका, वारेन हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसका, डलहौजी का। तो ये हो गया पहला रीजन। अगर दूसरा रीजन देखें तो मुगल बादशाह की शक्तियों को धीरे धीरे कम करना, ये भी इसका एक कारण था। कि आप लोग देखेंगे कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध होता है, उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ का जो मुक्त व्यापार का क्षेत्र है वो मिल जाता है किसको, कंपनी को मिल जाता है। और उसके साथ में 1764 का जो बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद जो इलाहाबाद की 1765 में पहली संधि होती है, तो उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी भी किसको मिल जाती है, कंपनी को। तो देखेंगे धीरे धीरे जो है, और एक एक करके वो लोग क्या कर रहे हैं, मराठा को, इधर सिख को, इधर फिर जो है अवध, ये सब क्षेत्र अपने में मिला रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो मुगल सम्राट हैं उनकी शक्तियाँ धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हैं, राजस्व कम मिल रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि ये भी जो है एक कारण बना। प्रशासकीय भ्रष्टाचार, आप लोग देखेंगे जब उनको मुक्त व्यापार का या कहें दीवानी का अधिकार मिलता है, तो उसके साथ में वो लोग क्या करेंगे, कंपनी का तो एक तरफ से तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन कंपनी के साथ पे व्यक्तिगत स्तर पर भी वो व्यापार करने लगते हैं या कहें भ्रष्टाचार करने लगते हैं। तो वो भी एक कारण था। जैसा कि आप लोग जब 1773 का पढ़ते हैं कि पहला जो चार्टर आता है, तो वहाँ से तो उसमें जो है धीरे धीरे इसको एड्रेस किया जाता है। दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था थी, जैसे कि आप लोग इल्बर्ट बिल विवाद पढ़ते हैं जो कि रिपन के टाइम पे हटाया गया था। तो उसमें होता ये था, जो यूरोपीय जज थे वो जो है यूरोपियों का ही केस लड़ते थे, या कहें यूरोपीय और भारतीय का केस लड़ते थे। कोई भारतीय जज जो है यूरोपियों का जज या कहें यूरोपियों का केस नहीं लड़ सकता था। तो ये उसका मेन कारण था। तो इसको आप लोग देखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं जो आर्थिक है। आर्थिक कारण में देखें तो जो मुक्त व्यापार का था,
मुक्त व्यापार में क्या आता है कि जैसे आप लोग देखेंगे कि ब्रिटेन में जो है मशीनीकरण और उसके साथ में औद्योगिकरण बढ़ रहा था। तो अब अगर वहाँ पे औद्योगिकरण ज़्यादा हो रहा है, मशीनीकरण ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ से सिर्फ वो कच्चे माल वहाँ पे ले जाते थे, उनको बनाते थे, फिर उनको एक मार्केट की नीड थी जो वो यहाँ पे तैयार कर रहे थे। ठीक है, तो उससे आप लोग देखेंगे कि जो वहाँ से सामान आ रहे हैं उस पर जो है इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पे जो है कम कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो सामान वहाँ पे जा रहा है एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमारे यहाँ के उद्योग धंधे थे धीरे धीरे वो प्रभावित हो रहे थे। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ कुटीर उद्योगों को, जो हस्तशिल्प उद्योग आते थे जिसमें रेशम के कपड़े और ये सब तैयार होते थे। तो जो कुटीर उद्योग हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ा। हस्तशिल्प जो उद्योग था उसको क्षति हुई। जो भूमि कानून आते हैं, जैसे आप लोग इसमें जैसे अगला जब हम लोग करेंगे सामाजिक धार्मिक करेंगे, आर्थिक नीतियाँ करेंगे, तो ये सब करेंगे तो उसमें आएगा लैंड रिफॉर्म को लेके आएगा, या कहें जो भूमि कानून को लेके आता है। अस्थाई बंदोबस्त आता है जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का, रैयतवाड़ी आता है, ठीक है, उसके साथ महालवाड़ी आता है। ये सब हम लोग देखेंगे। बस यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्या क्या, अस्थाई बंदोबस्त जिसको परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं, अस्थाई बंदोबस्त, इसके साथ में रैयतवाड़ी और इसके साथ में जो है महालवाड़ी। ठीक है, ये नई भू राजस्व व्यवस्था बेसिकली यही है। ठीक है, भूमि कानून वो जैसे जो आदिवासी क्षेत्र थे वहाँ पे ला रहे हैं माइनिंग वगैरह करने के लिए, तो ये सब हम लोगों ने पिछले देखे हैं आदिवासी विद्रोह में। तो भूमि कानून वहाँ पे, नई भू राजस्व व्यवस्था, ये तीनों याद रखिएगा। ठीक है, मशीनीकरण वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, सामान ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमारे यहाँ के सामान हैं वो उनसे कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, प्रोत्साहन, यहाँ के जो उद्योग थे उनको प्रोत्साहन दे नहीं रहे हैं, नए उद्योग जो है विकसित नहीं कर रहे हैं। और उसके साथ में जो रेल वगैरह इन सब का अगर विकास हो रहा है तो उससे क्या वो करते थे, जो गांव तक अभी उनकी पहुंच नहीं थी, रेल के विकास के साथ में वो दूर दराज के जो गांव थे वहाँ पे भी आराम से पहुंच जा रहे हैं, अपने सामानों को बेच दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इसके साथ में अगर हम प्रशासनिक देखें, ठीक है, तो जो उनकी पुलिस व्यवस्था थी, अभी हम लोग आगे जब पुलिस व्यवस्था करेंगे तो उसमें देखेंगे। जो उनकी न्याय व्यवस्था है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी आगे हम लोग उनका प्रशासनिक, आर्थिक या सामाजिक, धार्मिक ये सब नीतियाँ भी करेंगे, तो उसमें बेसिकली हम लोग कर लेंगे। इसमें इतना याद रखिए कि भ्रष्टाचार जो इसमें पनप रहा था वो भी एक कारण था। धार्मिक कारण में देखें तो धार्मिक सुधार, जैसे हम लोग सती प्रथा देखते हैं, सती प्रथा जो राजा राम मोहन राय की प्रयास से ही बंद होता है। ठीक है, उसके बाद में विधवा पुनर्विवाह को लेके जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महती भूमिका रहती है। ठीक है, तो ये सब भी अभी हम लोग आगे देखेंगे। बस इतना याद रखिए जो धार्मिक सुधार कर रहे थे तो उस समय कुछ रूढ़िवादी लोग भी थे जो इसका अपोज कर रहे थे, तो ये भी एक कारण बना। ठीक है, ये जो है योग्यता को उस समय वरीयता नहीं दे रहे थे, धर्म को जो है ज़्यादा वरीयता दे रहे थे। इसमें बेसिकली ये होता था, जो ये लोग बोलते थे कि जो ईसाई धर्म को अगर कोई एक्सेप्ट कर ले रहा है, अगर ईसाई धर्म का पालन कर रहा है, तो वो क्या करेंगे कि उनको जो है जो रोजगार है उसमें उनको वरीयता देंगे। ठीक है, तो ये जो है उसका ये भी एक कारण बना। बाहरी कारण देखें तो उस समय ये माना जाता था कि अंग्रेज जो है अपने आप में अपराजेय हैं, उनको कोई पराजित नहीं कर सकता है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि जो पहला एंग्लो अफगान वार होता है, ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं कि अभी अफगान से कुछ पिछले ही साल जो है अमेरिका वहाँ से वापस हुआ, या इसके पहले देखेंगे कि रसिया भी वहाँ पे गया था। तो ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान पे आज तक किसी का कंट्रोल ही इस मायने में नहीं हो पाया। तो उस समय देखेंगे कि क्योंकि वहाँ की जो भू परिदृश्य है या भौगोलिक परिस्थिति ही ऐसी है, ठीक है, तो उस समय जो है एंग्लो अफगान वार होता है 1838 से 42 के बीच में। इसमें अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा क्षति होती है। क्रीमिया का युद्ध होता है, इसमें भी अंग्रेज़ों को भारी क्षति उठानी पड़ती है, 1854 से 56 तक चलता है। तो ये भी इसका एक कारण बना कि ये माना जाने लगा कि जब अगर ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ठीक है, तो ये बात थी। अगर सैनिक कारण में देखें तो 1856 का एक आदेश आता है कि उसमें ये बोला जाता है कि जितने भी सैनिक हैं उनको जो है विदेशों में एक बार जो है जाके सेवा देना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये भी जो है इसका एक कारण बना। इससे ये होता था कि जब विदेश जाएंगे तो उस समय एक जैसे आप लोग जब वेल्लोर की, कल हम लोग सिपाही विद्रोह में किए थे, जो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह होता है, तो उसमें जो एक रीजन था कि उस समय ये माना जाता था कि अगर कोई समुद्र को पार करता है, ठीक है, तो वो अपनी जाति को खो देगा। ठीक है, तो ये जो है एक मानसिकता डेवलप हुई थी। तो उससे उन लोगों को डर था कि जो है हम लोग अपनी जाति को कहीं ना खो दें, जाति खो देंगे। तो ये भी एक रीजन बना। अगर भेदभाव देखें
तो सैनिकों में जो है भेदभाव बहुत मामले में बढ़ने लगा। जो ऊपरी पोस्ट थे, उच्च पोस्ट थे, तो उन सब में हाईएस्ट पोस्ट पे किसको वरीयता दे रहे हैं? यूरोपियन को, ठीक है, या कहें ब्रिटिशर्स को, ठीक है। इनके वेतन भी बहुत कम थे, 7 रुपये प्रति मंथ मिलते थे, ठीक है। बड़े पद पर ये जाते नहीं थे, तो ये भी एक रीजन बना, ठीक है। और जो नस्लीय टिप्पणी है ये सब भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो ये भी इसका रीज़न है। भत्ता जो है, जैसे आप लोग देखेंगे जब ये लोग अवध और पंजाब को जीत लेते हैं तो उस समय जो है जो भत्ता था यहाँ का बंद कर देते हैं, और सबसे ज़्यादा जो सेना में काम कर रहे हैं वो अवध वाले ही रीजन से लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक कारण बना। जैसा कि आप लोग देखेंगे जो अवध का ही जो अवध और मध्य प्रांत ही जो है 1857 क्रांति में सबसे ज़्यादा एक्टिव भी रहता है। तो ये भी अगर तत्कालिक कारण देखें, उस समय ऐसी बात फैली कि जो है जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो है आटे में जो है हड्डी का मिश्रण करके ऐसा लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। और उस समय एक रॉयल एनफील्ड राइफल आई थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि गाय और सुअर की चर्बी जो है ये जो उस समय वो ज़्यादा मतलब कि विट ना हो, तो उसके लिए जो है इसको लगाया जाता था। तो गाय और सुअर की चर्बी का एक रीजन बना, उसको एक्चुअली दांत से काटा जाता था। और जो गाय होती है वो जो ब्राह्मण हैं, जो हिंदू हैं, उनके लिए पवित्र माना जाता है, और जो सुअर है वो मुस्लिमों के लिए हराम माना जाता है। तो दोनों के लिए मतलब समझो कि एक प्रकार से जो उनकी धार्मिक मानसिकता है, या कहें उनकी जो एक सांस्कृतिक और धार्मिक वो है, उसको जो है ये एक प्रकार से उसका समझो कि उसको नुकसान पहुंचा रहे। तो ये भी एक रीजन बना। अब बात करते हैं कि उस समय एक अफवाह ये फैली, अफवाह में ये था कि 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। तो कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाई कि जो है 100 साल बाद जो है ब्रिटिश का अंत हो सकता है, या कहें ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन बना कि 1757 में इसके पहले प्लासी का युद्ध हुआ था, तो अगर अब कोई अगर युद्ध होता है तो 100 साल बाद जो है ये इनका सर्वनाश हो सकता है। तो ये भी एक रीजन बना इसका। तो हम लोगों ने एक एक करके राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, धार्मिक, बाहरी कारण, सैनिक कारण, तत्कालिक, अफवाह, ये सब हम लोगों ने कर लिया। ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग देखिएगा। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसका प्रारंभ कब होता है। जैसा कि अगर आप लोग देखेंगे जो इसकी औपचारिक शुरुआत होती है वो होती है 10 मई 1857 को, ठीक है, मेरठ से। लेकिन अगर उसके पहले अगर हम लोग देखें तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे थे जो कि बैरकपुर छावनी से थे। तो ये जो है उस समय यही बात थी गाय और चर्बी को लेके, ठीक है, कि जो राइफल वाली बात को लेके, तो इनको ये बात पता चलती है। और ये ब्राह्मण थे उस समय, जो है वहाँ के जो लेफ्टिनेंट थे वो थे बाग, लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन, ठीक है। तो इन्होंने बाग को गोली मार के हत्या कर दी, ठीक है, बाग और ह्यूसन इनको जो है कर दी। तो उसके बाद क्या होता है कि 8 अप्रैल को इनको फांसी दी जाती है। उससे जो सैनिक थे बेसिकली जो अवध क्षेत्र से थे, बंगाल में एक्टिव थे, तो ये लोग जो है इनके मन में वैसी भावना पनपती है कि अब इनका कुछ ना कुछ करना चाहिए, इलाज करना चाहिए। तो क्या होता है कि 8 मई को ही 8 मई से ये चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट होती हैं। तो 10 मई को ये क्या करते हैं कि दिल्ली पहुंचते हैं, और दिल्ली में जो है बहादुर शाह जफर को अपना लीडर नियुक्त करते हैं कि अभी से आप ही लीडर हैं और आप देखिएगा। उस समय थे एक बख्त खां थे, ठीक है, जो कि बरेली वाले रीजन से बिलोंग करते थे। तो बख्त खां क्या करते थे कि बख्त खां समझो जैसे आज के भी पीएम हैं, मोदी हैं, तो ऐसे वो हो गए, बहादुर शाह जफर राष्ट्रपति का काम कर रहे हैं। और जो लेकिन जो मेन पावर है वो किसके पास में? बख्त खां से। तो ये दोनों कहाँ से नेतृत्व करते हैं? दिल्ली से। अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन इसकी जो डेट निर्धारित होती है पहले से 31 मई निर्धारित होती है, लेकिन वही कारण ऐसे बने कि 10 मई की इसकी स्टार्टिंग हो गई। ये भी एक कारण था 1857 की क्रांति की असफलता की, क्योंकि अंग्रेज़ों को टाइम मिल गया कि इसको दबाने, क्योंकि एक साथ कई सारे क्षेत्रों में ये चालू नहीं हो पाया, या कहें ये स्टार्ट हुआ नहीं, तो उससे क्या हुआ कि इनमें जो है सामंजस्य बैठ ही नहीं पाया। तो ये एक कारण बना। मंगल पांडे 29 मार्च को जो है बाग एंड ह्यूडसन की हत्या करते हैं। 8 अप्रैल को जो है इनको फांसी दी जाती है, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? बैरकपुर छावनी। तो ये जो है यूपी पीसीएस में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगर इसके बाद बात करें, अगर इसका विस्तार और इसका केंद्र देखें, यहाँ से प्री में एक क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ से भारतीय नेतृत्व कौन कर रहा था या ब्रिटिश नेतृत्व कौन कर रहा था। तो उसको देखते हैं। दिल्ली में कौन है? बहादुर शाह जफर और बख्त खां। कानपुर में कौन है? नाना साहब, तात्या टोपे जिसे रामचंद्र पांडुरंग के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है याद रखिएगा। किसी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम है, ठीक है। और आप जो है नाना साहब का नाम बताइएगा कि नाना साहब को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है।
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर LKO से देखें तो इसको जो है कौन वो करेंगे, बेगम हजरत महल, ठीक है, जो कि वाजिद अली शाह की पत्नी थी, ठीक है। तो इनको इलाहाबाद में लियाकत अली वहाँ से नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसको देखें कि ब्रिटिश नेतृत्व कौन कर रहा है, या कहें कि इस विद्रोह का दमन करने वाला कौन ब्रिटिशर से, तो ये भी तो दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली का विद्रोह दबाने वाला कौन है, निकलसन एंड हेडसन, ठीक है। कानपुर कैंपबेल, ठीक है, और LKO से कैंपबेल, इलाहाबाद नील, ठीक है। अगर कानपुर LKO देखेंगे पास पास में है, इधर से दोनों को एक साथ ही दबा देते हैं, ठीक है। इलाहाबाद में देखेंगे तो लियाकत अली और नील, ठीक है। वहाँ पे गंगा यमुना दोनों नदियाँ हैं, नदियाँ एकदम से यमुना जो है वहाँ पे इतनी साफ होती है वो नीली दिखती है, तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा, नील नील, ठीक है। और ALD इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो ALD अली, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। और कानपुर और LKO को बेल से समझो कि वो कर दिए, तो ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद झांसी। झांसी में कौन है, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो यूरोज, इनको याद रखिएगा, रानी है तो रानी को रोज से वो कर लेना, रोज गुलाब का फूल, ठीक है। बात करें अगर फैजाबाद, फैजाबाद जो है यहाँ से नेतृत्व कौन कर रहा है, अहमदुल्ला, ठीक है। तो फैज के साथ में अहमदुल्ला, तो ऐसे याद रखिएगा। और इसको दबाने वाले कौन से हैं, रेनाल्ड, ठीक है। अब बरेली से जो है कौन है, खान बहादुर खान। बरेली की बर्फ़ी बहुत फेमस है ना, गाना भी इसका है, ठीक है। तो खां, तो ऐसे याद रखना, खाए ही खाए जा रहे हैं, ठीक है। और इसका दमन करने वाला कौन है, आयर, ठीक है। और विंसेंट आयर। जगदीशपुर से देखें तो 70 वर्ष के एक जो है कुंवर सिंह थे, ठीक है। तो वो जो है वहाँ के जमींदार थे, तो उन्होंने इसका नेतृत्व किया। और अमर सिंह इन्हीं के जो है भाई थे उन्होंने। और वहाँ का अगर दबाने वाली बात करें तो उसको जो है टेलर ने जो है उसको दबा दिया, वहाँ के विद्रोह को। कुंवर सिंह के बारे में एक स्टोरी फेमस है ना, कि इनका एक हाथ कट जाता है, फिर भी एक घोड़े से जो है सफ़र करते रहते हैं और लोगों को मतलब कि विद्रोह का एक प्रकार से संचालन करते हैं, नेतृत्व करते हैं। तो वो जो है देखिएगा। अब बात करते हैं कि इसकी असफलता के क्या क्या कारण थे, ठीक है। समय सीमा सबसे पहला कारण है। समय सीमा जो निर्धारित समय था 31 मई का था, लेकिन 10 मई को स्टार्ट हो गया, उससे जो है सभी के बीच में सामंजस्य नहीं बन पाया, ये इसका एक रीज़न था। सभी वर्ग इसमें शामिल नहीं हुए। आप लोग देखेंगे कि जो एक किसान हैं, मजदूर हैं, या फिर छोटे मोटे और जो लोग हैं वही लोग आए, इसमें बड़े लोग नहीं आते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग इसमें शामिल नहीं होता है, तो ये भी इसका एक कारण है। और इसके साथ में देखेंगे कि कोई एक संगठित संगठन ये लोग नहीं बना पाते हैं। सम्राट को भले ही बना लेते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अगर मेन लीडर वहाँ का मारा गया तो बैक से कौन उनको संभालने वाला है, ये कोई नहीं था, ठीक है। तो ये भी एक इसका रीजन बना। कोई एक विचारधारा नहीं थी। आप लोग देखेंगे कि कहीं जो है रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही हैं, तो वो जो है अपने दत्तक पुत्र को मतलब कि उनको जो है वहाँ का उत्तराधिकारी बनाने के लिए लड़ रही हैं। नाना साहब अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। बहादुर शाह जफर की भी यही प्रॉब्लम है कि पेंशन का रीजन है या फिर उनकी शक्तियों का ह्रास हो रहा है। और उसके साथ में अगर देखेंगे तो सभी का अपना अपना रीजन है, ठीक है। तो उनकी एक विचारधारा नहीं है कि एक जो है जो राष्ट्रीय विचारधारा होती है, जो राष्ट्र धर्म होता है, वो उस समय नहीं पनपी हुई थी। तो ये भी इसका एक रीजन बनता है। अगर देखेंगे जो देसी राजा थे वो एक तरफ से समझो कि देश से जो है एक प्रकार से गद्दारी ही करते हैं, ठीक है। उनको जो है देशद्रोही कहना सही रहेगा उस समय के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें, ठीक है। जैसे आप लोग देखेंगे जो ग्वालियर के सिंधिया हैं, इंदौर के होलकर हैं, कश्मीर के राजा हैं, उसके साथ में जो जिंद के शासक हैं, और उसके साथ में जोधपुर का राजा, तो ये सब क्या करते हैं कि अंग्रेज़ों का साथ देते हैं, ठीक है। उधर अफगानिस्तान उनका साथ दे रहा है, ठीक है, विद्रोह को दबाने के लिए। तो ये भी एक रीजन बना, ठीक है। सांप्रदायिकता, ये भी जो है इसका एक कारण बना। सांप्रदायिकता देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद ज़्यादा अच्छे तरीके से निखरता है। तब उस समय वो जो है फूट डालो और राज करो की नीति ब्रिटिशर्स बढ़ाते हैं, लेकिन उस समय सांप्रदायिकता इस हिसाब से फैलाते हैं। वो ये बोलते हैं कि अगर मुग़ल सम्राट अगर जो है बादशाह बन गए, उन्होंने पंजाब वाले रीजन में एक जो है एक फरमान जारी करके उन लोगों को बताते हैं कि अगर बादशाह फिर से अगर राजा बन गए तो सिखों का दमन होगा, ठीक है, एक एक सिख को जो है मार डालेंगे। तो उस समय जो है पंजाब के जो सिख हैं सिख हो गए, इधर के जो पठान हैं, अगर मद्रास वाली साइड में देखेंगे तो ये लोग जो है किसके फेवर में आ जाते हैं, मद्रास के सैनिक। और अगर देखेंगे गोरखा, सिख, ये सब जो है ब्रिटिशर्स के पक्ष में आ जाते हैं। तो इससे भी जो है विद्रोह की असफलता का एक कारण बनता है। संपूर्ण देश इसमें शामिल नहीं होता है।
आप लोग देखेंगे इसमें जो है वही जो अवध का प्रांत है, मध्य प्रांत है, ठीक है, यही सब बेसिकली शामिल है। नॉर्थ वाला रीजन, उसमें देखेंगे कि जो ईस्ट का है, वेस्ट का है, साउथ का है, ये शामिल ही नहीं होते हैं, तो ये भी एक रीजन है। आधुनिक अस्त्र शस्त्र नहीं थे, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि लोग तलवार और भाला लेके दौड़ रहे हैं, उनके पास में तोपें हैं, बंदूकें हैं, ठीक है, तो वो लोग दूरी से ही हमला करके मार दे रहे हैं, तो ये भी इसका एक कारण था। साधन देखेंगे तो साधन की भी कमी थी। उस समय देखेंगे कि रेल का विकास हो गया है, रेल के विकास के साथ में तार सेवा विकसित हुई है, ठीक है, तो ये सब क्या करते थे, उससे जो है सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तार सेवा के माध्यम से पहुंचा दे रहे हैं। और ये लोग सूचनाओं को पहुंचाने के लिए कहीं रोटी और कमल का यूज कर रहे हैं, तो कहीं जो है एक दूसरे से जाके गुप्तचर विभाग का वही वो कर रहे हैं, वो लोग तार सेवा से भेज दे रहे हैं। रेल प्रचलित हो गया तो उससे क्या कर रहे हैं, वो लोग अस्त्र शस्त्र और कहीं पर खाने पीने इन सब की अगर सामग्रिक कमी हो रही है तो वो अच्छे से पहुँचा दे रहे हैं, ठीक है, तो साधन की भी कमी थी। अगर सैनिक कारण देखें तो सैनिक कारण में भी है कि यहाँ की जो आम जनता या तो है, ठीक है, या तो ये हैं सैनिक हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, सैनिक जो है ये लोग बाहर से भी मंगा ले रहे हैं, ठीक है, जो अलग अलग देश में एक्टिव थे वहाँ से मंगा ले रहे हैं, अपने ब्रिटेन से मंगा ले रहे हैं। उसके साथ में इनके सैनिक जो हैं वो ज़्यादा प्रशिक्षित हैं इन कंपेरिजन टू इंडिया के, क्योंकि इसमें आम नागरिक भी हैं, तो ये भी इसका एक रीजन बनता है। तो ये हो गया। अगर हम इसके परिणाम की बात करें तो परिणाम इसका जो है 1857 की कारण तो हो गया, लेकिन अब इसका क्या परिणाम रहा, तो परिणाम में देखेंगे कि 1857 की क्रांति को बर्बर तरीके से जो है ब्रिटिशर्स उसका दमन कर देते हैं। अगर इसके कारण में देखें कि इसके बाद क्या होता है या कहें इसका परिणाम क्या होता है, परिणाम में देखेंगे इसके बाद जो है यहाँ का शासन ब्रिटिश सम्राट के अधीन चला जाता है, या कहें ब्रिटिश साम्राज्ञी जो उस समय विक्टोरिया थी, ठीक है, रानी विक्टोरिया, उनके अधीन चला जाता है। 1 नवंबर 1858 को जो है इलाहाबाद से जो उस समय का वायसराय 1800, जैसे आप लोग देखते हैं कि 1858 से क्या हो जाते हैं, वायसराय हो जाते हैं, जो उसके पहले भारत के गवर्नर जनरल थे। एक्चुअली अगर इसको अगर अच्छे से आप लोग देखेंगे 1773 के पहले क्या कहला रहे हैं, अगर यहाँ के जो अगर जो कंपनी का जो जनरल है वो जनरल कहला रहा है, 1800 जो 1773 है वहाँ से क्या कहलाने लगा, जो 1773 का जो एक्ट आता है तो उसके थ्रू वो लोग कहलाने लगे गवर्नर जनरल। फिर उसके बाद 1833 से क्या कहलाने लगे, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, 1858 से वायसराय कहलाने लगे। फिर देखेंगे 1946 आते आते फिर वो लोग क्या कहलाने लगते हैं, भाई भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, जैसा कि आप लोग अंतिम गवर्नर जनरल कौन सा देखते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन को। लेकिन अगर पहला भारतीय अगर उसके साथ में देखेंगे और या कहें अंतिम भारतीय कौन था, वो थे श्री राजगोपालाचारी, ठीक है, तो ये तो उसका हो गया, तो ऐसे बस इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है ब्रिटिश सम्राट के अधीन चला जाता है, ठीक है, 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद, ठीक है, वहाँ पे जो है कैनिंग जो है इसको पढ़ता है, और कैनिंग क्या था, वही जो है उस समय का वायसराय था। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है कि जब 1857 की क्रांति होती है उस समय वायसराय कौन था, तो वो जो थे वो थे कैनिंग। बात करते हैं उसके बाद का जो प्रशासन है, भारत में प्रशासन देखने के लिए कौन है, कैनिंग। लेकिन उस समय जब ब्रिटिश सम्राट या कहें ब्रिटिश साम्राज्ञी के अधीन जाता है यहाँ का प्रशासन, तो वो जो है एक भारत सचिव का नियुक्ति करते हैं, ठीक है, जिन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है। वो जो है 15 मेंबर की एक काउंसिल बनाई जाती है, ठीक है, 15 मेंबर की एक काउंसिल बनाई जाती है। भारत मंत्री ये जो है किसके प्रति उत्तरदायी हैं, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है उसके प्रति उत्तरदायी हैं, ठीक है, और भारत में वायसराय जो है ये जो है यहाँ का प्रशासन देख रहे हैं। अगर सैन्य में देखें, सैन्य क्षेत्र में क्या इसके परिणाम होते हैं, तो उसमें जो है एक पील कमीशन बनाई जाती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। पील कमीशन ये बनाई जाती है कि क्या क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं, ठीक है, तो इसके आधार पर जो है बहुत सारे परिवर्तन किए जाते हैं। तो अगर देखेंगे कि और जो वो लाया गया, जो तोप का प्रचालन का अधिकार दिया जाता है वो उसको जो है यूरोपियों को हैंड ओवर कर दिया जाता है, बोलते हैं कि अभी यहाँ पे जो है भारतीय इसका नेतृत्व ही नहीं करेंगे। तो वो हो गया। जाति, धर्म, क्षेत्र, इन सब को जो है इन सब क्षेत्र में भेदभाव बहुत ज़्यादा होने लगा। जैसे आप लोग देखेंगे जो सिख हैं और सिख, गोरखा, पठान, इन सबको जो है वरीयता ज़्यादा देने लगे, क्योंकि ये लोग जो है ब्रिटिशर्स की मदद करते हैं। जो अवध के यहाँ सबके सैनिकों को जो है तवज्जो कम देने लगते हैं, क्योंकि ये उनका विरोध करते हैं। जो यूरोपियों का अनुपात है वो जो है बढ़ाया गया, ये भी जो है एक परिणाम हुआ।
इसके बाद देखेंगे कि जो समाज सुधार का ये लोग बीड़ा उठाए रहते हैं, या कहें कि जो हस्तक्षेप 1813 के एक्ट से ये लोग स्टार्ट करते हैं, हस्तक्षेप की पॉलिसी जो 1813 के एक्ट से ये लोग स्टार्ट करते हैं, वो धीरे धीरे 1858 के बाद वो कम करने लगते हैं। इसके पहले जैसे आप लोग देखेंगे जो सती प्रथा को बंद करते हैं, विधवा पुनर्विवाह को चालू करते हैं, बाल विवाह पर जो है बंदिश लगाते हैं, ठीक है, नर बलि प्रथा को ख़त्म करते हैं। तो ऐसे ऐसे जो सामाजिक बुराइयां थी उनको ख़त्म करते हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये लोग क्या करेंगे, वही रूढ़िवादिता को बढ़ावा देंगे, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि ये भी एक कारण था 1857 की क्रांति का। अगर राजनीतिक कारण में देखें तो इसमें जो है डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा मिलता है, ठीक है, विकेंद्रीकरण। धीरे धीरे आप लोग देखेंगे जो 1861 का चार्टर आता है, उसके बाद देखेंगे कि जो लोकल गवर्नेंस है उनको बढ़ाया जाता है, ठीक है। लोकल गवर्नेंस में आप लोग देखेंगे कि जो रिपन के टाइम पे, ठीक है, रिपन को स्थानीय सुशासन का पिता भी बोला जाता है। या अगर इसके पहले देखें तो 1717 में मेयो ने जो है जो केंद्र प्रांत इन सब के जो है वित्त को अलग कर देते हैं, ठीक है। उसके साथ में जो है विधान परिषद की भी विधान परिषद का लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी गठन किया जाता है। तो ये भी इसका वो है, ठीक है। अगर रियासतों के प्रति अगर देखें क्या परिणाम आता है, तो जो उनकी विलय की नीति थी, जो ये सब नीति वो अपना रहे थे, ठीक है, कि जैसे सहायक संधि कर लिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो इन सब में जो है उनको छूट मिल जाती है, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ख़त्म कर दिया जाता है कि अब उत्तराधिकारी वो किसी को भी बना सकते हैं। तो ये भी है, ठीक है। श्रम सुधार उसके बाद एक एक करके आते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग रिपन के टाइम पे पहला श्रम सुधार देखते हैं, ठीक है, तो जिसमें बच्चों को जो है कारखानों और उन सब में थोड़ा कम किया जाता है, 7 वर्ष के बच्चों को। या फिर 1891 में आता है श्रम सुधार को लेके एक्ट। तो ये सब भी सुधार भी होते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगर इसकी सीमाएं देखें तो सीमाएं इसकी ये थी कि जो साउथ का जो रीजन है, ठीक है, इसमें मद्रास जो है खुल के सामने भी आता है, अंग्रेज़ों के पक्ष में आता है। साउथ का रीजन, ईस्ट का रीजन, वेस्ट का रीजन, ये सब जो है इस विद्रोह में जो है शामिल ही नहीं हुआ। जो बुद्धिजीवी वर्ग था उस समय जो है महारानी पे आंख मूंद के भरोसा करता था। आप जो है अगर उस समय अगर कविताएं भी अगर पढ़ेंगे, जैसे मैथिली शरण गुप्त का पढ़ेंगे या भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता पढ़ेंगे, तो उस समय ये लोग जैसे वही कि उनके जो है एक तरफ से भक्ति करते थे। तो ये वाला उनका वो था कि लेकिन 1857 की क्रांति में जो नृशंस हत्या होती है बूढ़े बच्चों महिलाओं इन सब का, ठीक है, तो बेसिकली अगर आप लोग देखेंगे जो इलाहाबाद का रीजन है, बनारस का रीजन है, ठीक है, यहाँ पे विद्रोह को एकदम बुरी तरीके से इसको दबाया गया, ठीक है। तो मतलब कि जो उसमें जो है निर्दोष भी है उनको भी जान से मार दिया गया, उनको भी फांसी की सज़ा दे दी गई। तो ये भी जो है ये सब देख के जो है बुद्धिजीवी वर्ग बाद में एक्टिव भी होते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसकी प्रकृति देखेंगे, प्रकृति जो है इसको अगर बोले तो इसको जो है कुछ लोग जो है इसको सैनिक कारण के भी रूप में देखते हैं, ठीक है, सिपाही विद्रोह के रूप में देखते हैं। अगर मार्क्सिज्म का लें तो मार्क्सिज्म इसको क्या बोलते हैं, जो सैनिक थे, किसान थे, वो जो विदेशी थे और उनके साथ में विदेशी के साथ में जो एक सामंती व्यवस्था थी उसके प्रति इन लोगों का एक संघर्ष था। तो ये जो है मार्क्सवादी बोलते हैं। कुछ लोग इसको सिपाही विद्रोह बोलते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि अभी आगे हम लोग देखेंगे लॉरेंस सील को देखेंगे, तो ये लोग जो है अलग अलग सभी लोग बोलते हैं। लेकिन अगर इसको अगर बोला जाए, इसको जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम उद्घोष कहना ज़्यादा सही है। अगर एग्जाम में अगर आप लोग लिखते भी हैं तो यही लाइन आप लोग इसमें जो है डिनोट करेंगे, क्या, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम उद्घोष, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर प्रमुख विचार देखें कि विचार कौन कौन से हैं, तो अगर प्रमुख विचार देखें तो यहाँ से प्री में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ से पूछेगा कि ये विचार किसका था, तो हम लोग इसको देखेंगे। सिपाही विद्रोह कौन बोलता है, रॉबर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो है गाय और सुअर की चर्बी से जो एक बात आती है उससे उपजा सैनिक उत्पाद, ये जो है कौन बोलते हैं, लॉरेंस एंड सील बोलते हैं। मुसलमान षड्यंत्र कौन बोलते हैं, आउटरम बोलते हैं। पहला स्वतंत्रता संग्राम कौन बोलते हैं, सावरकर बोलते हैं, ठीक है, वीर दामोदर सावरकर, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। बेसिकली जो है इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा लॉरेंस एंड सील का पूछेगा, ठीक है। तो चर्बी से आप लोग याद रखिएगा कि लार किससे गिरता है, गाय से, तो वैसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मुसलमान
एक्चुअली यहाँ पे देखेंगे कि जो हिंदू मुस्लिम एकता जो है पहली बार इतने बड़े पैमाने पे देखी जाती है, इसके बाद बहुत कम मात्रा में देखी जाती है, या कहें कि जो खिलाफत आंदोलन के समय थोड़ा बहुत देखा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो वो जो है 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता देखा जाता है। तो जिसके बाद वो धीरे धीरे जो है सांप्रदायिकता के आधार पर कभी जो है मुस्लिमों का पक्ष लेंगे तो कभी हिंदुओं का पक्ष लेंगे, तो उसके बिहाफ पे जो है फूट भी डालते हैं। तो मुसलमान षड्यंत्र, तो उस समय हिंदू मुस्लिम एकता इतना ज़्यादा थी कि ये जो है ये समझना ब्रिटिशर्स के बाहर थी या आउट थी, ठीक है, आउट ऑफ माइंड, ठीक है। तो आउट से आप लोग याद रखिएगा मुसलमान, आउट मुसलमान, ठीक है। पहला स्वतंत्रता संग्राम कौन बोलते हैं? सावरकर, आप लोगों को याद ही रहेगा, ठीक है। अगर इसका महत्व देखें, ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमियां हैं वो देश विदेश के सामने आते हैं। जैसे मैंने बताया कि अपने यहाँ जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो जो है जो ब्रिटिश सम्राट या कहें ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में थे, तो धीरे धीरे उनका भी टेम्परामेंट चेंज होता है। जो विदेशी थे, तो जो फॉरेन कंट्री थी, उनके सामने भी एंडिशंस, हत्याएँ ये सामने आती हैं, ठीक है। तो वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की कमियों को उजागर करता है। बुद्धिजीवी वर्ग जो है हत्या को देख के धीरे धीरे ये फिर चेंज होते हैं। फिर धीरे धीरे आप लोग देखेंगे कविताओं के माध्यम से, पत्र पत्रिका के माध्यम से, या कहीं 1885 में जो संगठन बनता है उसके पहले बहुत सारे संगठन बनते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग संगठन वाले टॉपिक में करेंगे। तो वो भी जो है धीरे धीरे उनका टेम्परामेंट चेंज होता है। आगे जो स्वतंत्रता संघर्ष था उसमें जो है इससे मदद मिलती है। जैसे अगर देखें कि इसके बाद जो है इतने बड़े पैमाने पे बहुत कम ऐसी क्रांतियाँ हुई, छोटे छोटे छिटपुट होते रहे कि जैसे हम लोग क्रांतियाँ करेंगे भी उसके बाद जो जो क्रांतियाँ होती हैं, लेकिन आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे जो है असहयोग की नीति अपनाते हैं। जैसे गांधी जी आते हैं तो थोड़ी बहुत स्टडी तो किए होंगे भारत के बारे में कि अच्छा 1857 में ऐसा हुआ था, तो हमको जो है थोड़ा रुक के कोई चीज़ करना है, तो असहयोग, ठीक है, सविनय अवज्ञा, इन सब की नीतियों का पालन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो इसका महत्व हो गया। तो हम लोगों ने एक एक करके सारे इसमें कवर कर लिए हैं। जो अगला टॉपिक है, अब हम लोग 1857 की क्रांति के बाद जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक क्या क्या नीतियाँ रही हैं, सांस्कृतिक नीतियाँ, तो ये सबको हम लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। ये हम लोग अब नेक्स्ट वीक करेंगे। इस वीक हम लोग कोशिश करेंगे जो पार्लियामेंट का टॉपिक है उसको देखें अच्छे से। पार्लियामेंट के टॉपिक अगला 3 दिन हम लोग जो है 3 टॉपिक अब हम लोग पॉलिटी का करेंगे। तो ये भी मैं उसी प्लेलिस्ट में डाल दे रहा हूँ। आप लोग हिस्ट्री और पॉलिटी को अच्छे से करते रहिए। मेरी कोशिश यही रहेगी कि नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने में आप लोगों का जो हिस्ट्री और पॉलिटी का जो भी टॉपिक है ये अच्छे से कवर हो जाए। तो ये हम लोग देखेंगे। अगला जो हम लोग वीडियो करने वाले हैं वो हम लोग पार्लियामेंट में करेंगे, पार्लियामेंट के अंतर्गत, और करंट इशूज़ के, क्योंकि काफ़ी टाइम से करंट इशूज़ में कोई टॉपिक आया नहीं। तो इसमें हम लोग अभी जो G20 की जो मीटिंग हुई, हम लोग G20 को अच्छे से करेंगे कि G20 से G21 कैसे बना, ये हम लोग देखेंगे। और उसके साथ में इसके क्या क्या आउटकम्स रहे हैं इसको हम लोग देखेंगे। इस समय एक विवाद जो है काफ़ी दिनों से चल रहा है भारत वर्सेज इंडिया का, कि इंडिया को जो है भारत को भारत बोलें या इंडिया को इंडिया बोलें, क्या बोलें। तो हम लोग इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। इसके साथ में 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये भी जो है इस पे जो है एक जो आयोग भी बनाया गया है, तो उसको लेके हम लोग इसको भी करेंगे। ये भी चर्चा में काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको भी हम लोग इस पे जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आपको टॉपिक अच्छा लगे वही लाइक करिए, जो भी जिनको भी इनकी नीड है उनके पास में आप लोग पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और अगर चैनल अच्छा लगे टाइम पे नोटिफिकेशन पाने के लिए इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। जय हिंद।